नमस्कार, इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं नेपाल के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण देव जोशी जी। आज हमारी चर्चा का विषय है नेपाल का सियासी संकट। आखिर ये सियासी संकट कैसे पैदा हुआ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका इतिहास भूगोल क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में मैंने बताया हमारे साथ हैं अरुण देव जोशी जी, नेपाल के सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार अरुण जी। नमस्ते। अरुण जी, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों का जो चर्चा का आज का टॉपिक है वो नेपाल का मौजूदा सियासी संकट है। तो थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए कि ये जो सियासी संकट खड़ा हुआ है ये क्यों है। और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट 13 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, तो इस समय क्या माहौल वहां बना हुआ है? कोई भी सरकार स्टेबल लंबे समय चल नहीं पा रही थी, तो लोगों को लगा कि पूरे 5 साल के लिए एक सरकार बनाने के लिए हमें मैंडेट देना चाहिए। तो उसी वजह से लोगों ने जो ये ज्वाइंट संयुक्त गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे थे, नेकपा एमाले और माओवादी केंद्र, उनको अत्यधिक बहुमत दिलाया। लगभग 2/3 बहुमत के थोड़े ही कम रहे वो 2/3 बहुमत से। तो 2/3 बहुमत की सरकार लगभग बनने की स्थिति में, और उनको जो दूसरी पार्टी से सपोर्ट मिला, सपोर्ट के हिसाब से लगभग पूरी 2/3 की सरकार बनी थी। तब उसमें गवर्नमेंट में उस समय के इलेक्शन गवर्नमेंट में थे केपी ओली। तो उन, 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 उन उनको एक केपी ओली को एक नेशनल लीडर के रूप में तब प्रोजेक्ट किया गया, राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। राष्ट्रवादी सरकार के नेतृत्व केपी ओली करेंगे बोल के वो अत्यधिक बहुमत से एक हिसाब से आम जनता ने भी उस समय केपी ओली को ये राष्ट्रवादी नेता की छवि से उनकी वजह से भी वोट दे के ये उनको ये मैंडेट मिली। लगभग 3 साल होने वाले हैं। लगभग 3 साल से ये सरकार चल रही थी। तो इसी बीच पार्टी की अंदरूनी गड़बड़ी आए, कुछ अंदरूनी टकराव हुए। जैसे जैसे शुरू में जब दो दल जो एमाले और माओवादी केंद्र के जब इनकी एकीकरण हुआ था, एकीकरण के समय में इनका एक सहमति था कि आधे आधे साल सरकार प्रचंड चलाएंगे, आधे साल सरकार चलाएंगे केपी ओली। सो इस तरह का सहमति हुआ था। लेकिन बाद में पार्टी में अनेक खींचातानी होते हुए प्रचंड ने बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें प्रचंड को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष देंगे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड होंगे, पार्टी प्रचंड चलाएंगे और 5 साल तक केपी ओली सरकार चलाएंगे बोल के जो एक सहमति हुई थी, उसकी वजह से लग रहा था कि अब ये पार्टी का अंदरूनी जो टकराव हो वो भी मत्थर हो गया है। अब ये पार्टी कुछ और लंबी समय तक चलेंगी, मतलब सरकार लंबी समय चलेंगी थी, 5 साल चलेंगी। और लेकिन बीच में जब ये कोविड का सिचुएशन हुआ, ये विभिन्न उसमें लगातार जो सरकार सही तरह से काम नहीं कर पाई, इसकी वजह से आम पब्लिक में सरकार के विरोध होने लगे। उसके बाद ये जो कोविड के टाइम में भी जो सामान लाने थे, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने थे, उसमें भी जो घोटाले की समाचार आए, जिसमें सरकार के मंत्री लोगों की सहभागी होने के आरोप लगे। इसकी वजह से पार्टी में काफी अंदरूनी फिर टकराव शुरू हो गए, काफी अंदरूनी टकराव शुरू हो गए। इसी टकराव के बीच में जो पार्टी जो विभिन्न नियुक्तियां होती है विभिन्न संवैधानिक आयोगों में, और विभिन्न पार्टी जो अपॉइंटमेंट्स करती है अपनी सरकार सही से चलाने के लिए, उसमें भी जो केपी ओली फ्रैक्शन है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अंदर के, उसको आरोप लगे कि उसने अपना एक मना तरीके से अपने आदमियों के किया, दूसरा गुट है उसको सब इग्नोर करने की कोशिश किया। तो इसी वजह से यही जो खींचातानी के बीच में जो परसों हुआ, कि पार्टी में केपी ओली को अल्पमत केपी ओली को अल्पमत दिखने लगा। केपी ओली अल्पमत दिखने के बाद उनको लगा कि अब उनको राजीनामा देना पड़ेगा, उनको खाली कर देना पड़ेगा। कम से कम ये अध्यक्ष या प्रधानमंत्री में से एक सीट खाली कर दो, एक पद खाली कर दो बोल के उनको लगातार दबाव पड़ रहा था। इसी दबाव के बीच अचानक जो खबरें आई कि उन्होंने संसद भंग कर दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जब उन्हें लगने लगा कि भाई या तो अध्यक्ष पद या फिर प्रधानमंत्री पद, दोनों में से कोई एक पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ओली ने जो था वो संसद को भंग करना मुनासिब समझा, ये उन्होंने कर दिया। अब इसमें दो चीजें और आती हैं। पहली चीज ये कहा जा रहा है कि वो
कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट लेकर के आने वाले थे, जिस पर प्रचंड का जो गुट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था और विपक्षी गुट भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहली चीज जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि साहब मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और मैं कोई ड्रास्टिक स्टेप ले सकता हूं, है ना। चलिए यहां भी हुआ, वो इसलिए उन्होंने वहां संसद को भंग करने का फैसला लिया, सिफारिश कर दी राष्ट्रपति को। अब उसके बाद में सवाल ये आता है कि साहब कि पहले इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया या पहले सरकार को भंग करने की सिफारिश की गई। और इसमें भी दो चीजें आ रही हैं कि सरकार को भंग करने की सिफारिश जो है वो नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:03 पर सिफारिश की गई। अविश्वास प्रस्ताव जो था वो 3 बजे के बाद आया। तो ये जो बातें चल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अभी पार्लियामेंट में करना जरूरी होता है। जब पार्लियामेंट नहीं होता, अध्यादेश बना के ये मिनिस्ट्री राष्ट्रपति को दे सकती है और राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करेंगे तो उसको कुछ समय बाद पार्लियामेंट जब बैठेगी, पहली पार्लियामेंट से उसको अनुमोदन करना होता है। लेकिन अभी टाइम भी ऐसा हो रहा था कि पार्लियामेंट बीच में ये कोविड की वजह से लंबी समय बंद हुआ, बोल के कोविड का बहाना बंद रहा। लेकिन पार्लियामेंट का जो मैंडेटरी जो पार्लियामेंट को बैठना था उसका समय भी हो रहा था। इसी बीच में केपी ओली ने क्या किया कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए राष्ट्रपति के पास अध्यादेश भेजा, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज में अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था उनमें से कम से कम 5 मेंबर्स जो उसमें अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी, सभामुख भी होते हैं, दूसरे अपर हाउस के सभामुख भी होते हैं। इन सब जो होते हैं पांच लोग, उसमें उपसभामुख भी होते हैं जो पद अभी बना नहीं है और उपसभामुख पद खाली है। खाली होने के कम से कम 5 लोगों का उसमें सहमति जरूरी होता है। लेकिन उन्होंने जो अमेंडमेंट किया उसमें क्या किया कि जो अवेलेबल मेंबर्स है उनका बहुमत से नियुक्ति सिफारिश हो सकती है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल बात रही है। तो कंट्रोवर्शियल बात, एक पार्टी में बहुत विवाद हुआ। पार्टी में विवाद होने के बाद उनको प्रेशर डालने के लिए 87 पार्लियामेंट मेंबर्स जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर राष्ट्रपति के पास गए, असेंबली बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए गए। तो जब वो 87 मेंबर्स गए तो दोनों के बीच में ये कंप्रोमाइज हुआ कि ये जो अध्यादेश जो लिया है, अमेंडमेंट लिया, वो वापस करेंगे, केपी ओली वापस करेंगे और ये 87 मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट कॉल करने के लिए राष्ट्रपति को निवेदन नहीं देंगे। जो ये हो गया था, उसके बाद पार्टी मीटिंग में हुआ। पार्टी मीटिंग में दोनों ने ये वापस लेने का फैसला किया। इसी कारण 87 मेंबर्स वापस भी आ गए। लेकिन इसके बाद भी केपी ओली ने ये नहीं किया कि वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राष्ट्रपति से वो अनुमोदन कराया था उसको वापस नहीं लिया। और वापस नहीं लिया तो इसकी वजह से और उसमें उनका अविश्वास का खींचातानी होता ही रहा। तो इसी बीच ये जो आप बोल रहे हैं कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, लेकिन जब भी ये दूसरा पक्ष प्रचंड माधव नेपाल पक्ष का कहना है कि जब इनको पता चला कि जब कैबिनेट का मीटिंग बैठ रहा था, कैबिनेट का मीटिंग ने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का जो फैसला किया, तो बाई चांस उसी मीटिंग के दौरान ही, मीटिंग जब पार्लियामेंट का अंदर मीटिंग चल रहा था, तो उसी प्राइम मिनिस्टर क्वार्टर में प्रचंड भी बाहर आए थे। प्रचंड का कहना था कि मैं उनको समझाने गया था कि इसको अमेंडमेंट के मतलब पार्लियामेंट डिसॉल्व का फैसला मत कीजिए, राष्ट्रपति के पास मत जाइए। लेकिन वो चले गए। चले जाने के बाद जब जा रहे हैं वो पता चला राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन करने से पहले इन लोगों ने जो पहले से ही ले रखा था, सिग्नेचर्स थे, अराउंड 90 लोगों के सिग्नेचर्स थे पार्टी के अंदर का, उनको केपी ओली का अविश्वास का प्रस्ताव उसमें डाल दिया। अब इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि 3:30 में डाला गया है, कोई बोल रहे थे कि 10:50 का टाइम था। ये टाइम का पूरा कंट्रोवर्सी दिख रहा है। वो कागज भी जो बाहर आए हैं उसमें जो होता है हाथ से उसको सही किया हुआ केयर मेरिट का भी दिख रहा है। तो ये अभी भी विवाद कायम है, कौन पहले गया था कौन बाद में गया था, ये अपनी जगह है। फिर भी जो दिखता है कि जैसे पार्लियामेंट डिसॉल्व का जो फैसला हुआ
उससे उसको रोकने के लिए उससे पहले वो दबाव के स्वरूप वो दिया गया दिखता है, जो दिखता है कि उनको दबाव पड़े। आप ये बताना चाहते हैं कि प्रचंड गुट होली को प्रेशराइज करने के लिए एक ही अविश्वास प्रस्ताव का वो बता रहे थे कि अगर आपने ऐसा किया नहीं किया तो हम अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। ये केवल एक प्रेशर टैक्टिस थी, लेकिन ये इस प्रेशर प्रेशर टैक्स से लग टैक्टिस रही थी, पहले से प्रेशर टैक्स से लग रही थी। पहले लग रही थी, आ, लेकिन लेकिन ओली ने उससे पहले जाकर के संसद को भंग करा ये उससे अच्छा, पहले जाकर के दोनों दोनों तरफ से अपना अपना तैयारी चल रहा था, प्रेशर टैक्टिस का तैयारी चल तैयारी रहा चल रहा था था। जी। वही दिख रहा है, जो दिखता है। अच्छा अच्छा, अरुण जी ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आप ये बताइए, अब अ, उन्होंने चूंकि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति के पास गए हैं, तो उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की होगी कि भाई अगर ये इस समय हम संसद भंग करते हैं तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, मतलब प्रचंड उनके खिलाफ है, पूरा विपक्ष उनके साथ मिल गया है, तो बवाल बाद में हो सकता है। तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत कोई राय ली होगी। अब क्या संवैधानिक स्थिति बनती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ये कि चूंकि 13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट नेपाल में पहुंच चुकी हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट किन किन बातों पर गौर करेगी, खासतौर से जो संविधान की धारा 76(7) और आर्टिकल 85 की धारा 1, ये दोनों क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। जब नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय एक मेन एजेंडा क्या था, मेन कंसर्न लोगों का क्या था कि जो नेपाल की गवर्नमेंट जो स्टेबल नहीं, पहले मैंने पहले भी बताया, जो स्टेबल नहीं हो रही है उसको स्टेबिलिटी देनी है। तो उस समय जानबूझ के उस समय के सभामुख जो है सुभाष चंद्र नेमांग, जो अभी केपी ओली के पास दिख रहे हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यू भी दिया है कि उन्होंने बोला कि इंटरव्यू, उसी समय के इंटरव्यू जो अभी काफी वायरल भी हो रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि अब नेपाल के पार्लियामेंट में ये प्रोविजन हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट के पास जाके पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। वो प्रोविजन स्पेशली उसको रोक दिया गया है। उसको एक ही कंडीशन में, जो 85 का बात कर रहे हैं आप, एक ही कंडीशन में डिसॉल्व हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं कि लगातार जब सरकार बनाने की कोशिश हो रही होती है, हो रही हो, लगातार सरकार बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सरकार बनने की जब स्थिति नहीं आएगी, सरकार नहीं बन रहे, कोई भी अपना बहुमत दिखा नहीं पाएगा, तो तभी की स्थिति में मध्यावधि चुनाव में जा सकते हैं। ठीक है, जब तक ऑप्शन है दूसरे दूसरे लोगों के पास, राष्ट्रपति के पास भी ये ऑप्शन है कि जब एक गवर्नमेंट नहीं बना पाई, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, तो वो और को आह्वान कर सकती है कि अगर तुम प्रूव कर सकते हो तो प्रूव करो। ठीक है, ये लगातार ये करने के बाद अगर ये नहीं हुआ, तभी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये स्पेशली प्रोविजन रखा गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल होते हुए भी उसी समय भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे नेता लोग, वो सब कर रहे थे। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल होते हुए भी इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल से फर्क है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी के लिए मेजर मेजर कंसर्न स्टेबिलिटी है। तो ये जो प्रोविजन है, इसकी वजह से अभी अभी जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो अभी राय दे रहे हैं, जो राय उसके फाउल राय भी देने, इधर उधर के दोनों की राय तो दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो राय है उसमें है कि नेपाल के प्रोविजन में प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पर्सनली जाके राष्ट्रपति से बोले पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें, तो राष्ट्रपति डिसॉल्व कर देंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि अब हो गया है, राष्ट्रपति ने कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अब लोग अपने अपनी तरह की व्याख्या भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो कर रहे हैं वो कहना है कि ये है ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट अभी डिसॉल्व हुआ भी नहीं है, पार्लियामेंट लाइव है, बोलने वाले भी कई 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 वर्जन हैं। तो अब जब कि सब जुडिस हो गया है, ये अभी 12 पिटिशंस गए हैं, 12 में से एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में गया, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया है, 11 सुप्रीम कोर्ट में है। तो अभी 11 के 11 सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो सभी एक ही प्रकार के हैं, तो इसलिए उसको चीफ जस्टिस जो है वो उनके सिंगल बेंच में हियरिंग हो रहा है। अभी अभी कुछ ही देर में हियरिंग हो रहा है, शायद हियरिंग चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं आया है। ये 11 चीफ जस्टिस के सिंगल बेंच में अभी चल रहा है। और
एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। अभी चीफ जस्टिस अब क्या डिसाइड करते हैं और वो कितना लंबा चलता है, इसमें आगे का कोर्स क्या है, और स्टेबिलिटी के, नेपाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेबिलिटी का कल्पना किया था, स्टेबिलिटी उसका क्या होगा, ये चीज सब अब ये कोर्ट में जो है उसी में डिपेंड करेगा। केपी ओली ने संसद को भंग करा दिया, उसके पीछे उन्होंने अपने कारण दिए। अब वो कारण ये भी है कि राष्ट्रपति के सामने कारण ये भी था कि ओली और जो प्रचंड गुट था, जिसको 2/3 बहुमत मिला था, जब वो ही सरकार चलाने में नाकाम रहा, तो बाकी तो विपक्ष के पास में तो बहुमत था ही नहीं। तो बहुमत की सरकार ना होगी, फिर से अल्पमत की सरकार होगी, और वो नेपाल के हित में फिर से डिसीजन नहीं ले पाएगी, फिर से राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। इसलिए चुनाव में जाने का रास्ता ही बेहतर है। क्या ये सोचा होगा राष्ट्रपति ने, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री की सिफारिशों को माना? राष्ट्रपति की पिछले बार 2-3 जो राष्ट्रपति ने जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये जो अध्यादेश है, जो पार्लियामेंट से नहीं जाके दूसरी राज्य से जाके करने वाला, पिछली बार 2-3 बार राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का जो एक लगभग एक नेक्सस भी बोल सकते हैं इस टाइप का दिखा है कि इससे पहले भी पार्टी जो ऐसा ही जो पार्टी में संकट आई थी, तो नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्टी तोड़ने के लिए भी बहुत बहुत कड़ा प्रोविजन है। उसमें पार्टी तोड़ने के लिए पार्लियामेंट में 40% पार्लियामेंट का सदस्य के चाहिए होता है, और प्लस 40% सेंट्रल कमिटी में भी चाहिए होता है। अब जब दोनों पूरा होंगे तभी पार्टी टूट सकती है। तो ये प्रोविजन जो था, तो इसकी वजह से कोई पार्टी टूट नहीं रहे थे। तो पिछली बार जब पार्टी में नेपाल कांग्रेस में ऐसा ही संकट आया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक अध्यादेश जो राष्ट्रपति के पास भेजा कि उसमें इसमें पार्लियामेंट्री कमिटी और ये जो सेंट्रल कमिटी, उनमें से किसी भी एक में 40% हो तो पार्टी टूट सकती है। इस टाइप का एक अमेंडमेंट राष्ट्रपति ने पारित भी किया था, लेकिन जब बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो इसको वापस लेना पड़ा। वो वापस हो गया, ठीक, वापस हो गया। तो उस समय भी यही कहा जा रहा था कि केपी ओली पार्टी अलग करना चाहते हैं, इसलिए ये अमेंडमेंट राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने इसको पारित किया। तो इस टाइप से ये जो राष्ट्रपति और ये प्राइम मिनिस्टर का जो एक बीच का जो भी प्राइम मिनिस्टर पेश करते हैं, राष्ट्रपति दोबारा सवाल भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि एक बार कम से कम वापस तो कर देना चाहिए, या अपनी एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा संशय पॉलिटिक्स में, नेपाल के पॉलिटिक्स में है। राष्ट्रपति ने वो कर ही दिया है, तो जो भी कारण दिखाया वो कर दिया हो, लेकिन अब ये पूरी तरह कोर्ट में है, या कोई पॉलिटिकल, जैसे पहले भी पॉलिटिकल डिसीजन होके जो पार्लियामेंट भंग हो चुकी थी उसको वापस लाया गया था, और वापस उसी पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हो चुका था वापस आया, उसने मोनार्की को खत्म किया था। तो ये एक पॉलिटिकल मूव भी कोई चल सकता है, पॉलिटिकल मूव की संभावना भी है। अच्छा, आप एक बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट का डिसीजन संसद भंग करने के पक्ष में आता है तो कोई नया पॉलिटिकल मूव भी खड़ा हो सकता है। ये संभावना है, बहुत ये संभावना दिख रही है कि क्योंकि ये प्रेशर लगातार प्रेशर पड़ रहा है ये असेंबली के चीफ असेंबली के स्पीकर पे लगातार ये प्रेशर पड़ रहा है कि असेंबली की स्पीकर बोल रहे हैं कि अरुण जी, ये जो आपने बताया कि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा हो सकता है, तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होगा, किस शक्ल में होगा, और उसकी क्या मंशाएं हो सकती हैं? ये अभी जो बातें चल रही है, जो मूव दिख रहे हैं, जो अभी बहुत तबके से जो बातें आ रही है, उसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ही नहीं है, जो उसको जबरदस्ती किया गया है, तो ये पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए स्पीकर को पार्लियामेंट कॉल करना चाहिए। स्पीकर के पास जो मेजोरिटी पार्लियामेंट मेंबर्स है, वो पार्लियामेंट कॉल करने के लिए उनके पास एप्लीकेशन डालेंगे और वो पार्लियामेंट को कॉल करेंगे। तो वो पार्लियामेंट जो है वो फिर उसके बाद जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि पार्लियामेंट
जो खुद पार्लियामेंट जो डिसाइड करती है उसके ऊपर अदालत में बाद में अदालत में क्वेश्चन भी नहीं उठाया जा सकता। ये भी एक प्रोविजन है, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट का एक विशेष अधिकार भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट तो इस समय डिसॉल्व हो चुकी है, राष्ट्रपति ने आदेश कर दिया है पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का, और चुनाव के डेट भी अनाउंस की यही जा चुकी है। पॉलिटिकल डिसीजन वही बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो बात कर रहे हैं पॉलिटिकली पार्लियामेंट फिर दोबारा अपने आप को रिवाइव करे। ठीक है, खुद अपने आप को रिवाइव करे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, अपने दर्शकों को ये समझाने के लिए कोशिश करूंगा आपके माध्यम से, कि जब राष्ट्रपति संसद को भंग करने का आदेश जारी कर चुके हैं, नए चुनावों की तारीख का ऐलान किया जा चुका है, तब फिर संसद को किस तरीके से लाइव माना जा सकता है और कैसे उसे रिवाइव किया जा सकता है विदाउट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? ये अभी मेजर क्वेश्चन यही है। जो दो अलग अलग वर्जन्स हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट के वेट एंड सी, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसको वेट करने के लिए ये मेजोरिटी वर्जन यही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरा वर्जन जो चल रहा है, जो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, यहाँ के बड़े बड़े वकील भी कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट डिजॉल्व का प्रधानमंत्री के पास राइट्स ही नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी जो प्रधानमंत्री के जो राइट ही नहीं है, उसकी वजह से जो गया है उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन करने का भी राइट ही नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली है ही नहीं, जो संभव भी नहीं है, जो नहीं है वो जो हुआ है तो वो हुआ ही नहीं है। मतलब 85(1) जो 85 अनुच्छेद 85 का जो धारा 1 है वो क्या कहती है? नहीं, उसमें भी वही प्रोविजन है कि जब नई सरकार बनने की कोई भी प्रोविजन, नई सरकार नहीं बन सकती, कोई भी नया सरकार बनाने के लिए पहले प्रोसेस होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। अब ये जैसे केपी ओली का सरकार नहीं बन ये तो 76 अनुच्छेद 76 का की जो धारा 7 है उसमें कहा गया है कि सरकार बनाने के सारे विकल्प तलाशने के बाद में जब संभावना नहीं बचती है तब सरकार भंग की जानी चाहिए। लेकिन 85(1) जो है वो तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को ये अधिकार देता है कि वो अगर ये समझता है कि विधायी कार्य नहीं हो पा रहे हैं और विधायी कार्य नहीं हो पा रहे हैं इसलिए सरकार चलाना मुश्किल है, इसलिए सरकार को भंग कर दिया जाए, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। 85(1) उसमें उसको अधिकृत करती है, तो फिर 85(1) यहां पर किस तरीके से लागू नहीं होगी? और क्या जो 85(1) के तहत उन्होंने सिफारिश भेजी है, क्या उसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है उनकी सिफारिश के अनुमोदन का या संसद को भंग करने का? नहीं, इसमें भी ये है कि जो 85(a) भी उसमें भी एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते पहले भी बनाते टाइम यही वो किया गया था कि लगातार कोशिशें होने के बाद अगर सारे ऑप्शन, सरकार बनने के सारे ऑप्शंस जो हैं वो बंद होने के बाद बंद हुआ, तभी वो 85(1) लागू करके 85(1) की वजह से वो रिकमेंड कर सकते हैं। ओली की जो सिफारिश थी और जो राष्ट्रपति का आदेश था, जो अनुमोदन था, वो सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है और संसद को वो रिवाइव कर देता है। तो नेपाल में कौन सरकार बनाने की स्थिति में होगा, कौन पक्ष? दूसरी चीज, वो जो पक्ष है, वो जो गुट है, वो कितनी स्थायी सरकार दे पाएगा? दूसरा जो मेरा सवाल वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के आदेश को जारी रखते हुए कहता है कि स्थायी सरकार की संभावनाएं नहीं है और जो राष्ट्रपति का आदेश है वो सही है, संसद भंग और चुनाव में ही जाना चाहिए, तो इन दोनों स्थिति में क्या होगा नेपाल में? अब एक अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अब चुनाव होने हैं तो चुनाव पक्का चुनाव होगा ही, कुछ टाइम तक ये हल्ला खल्ला होता रहेगा, लेकिन आखिर सबको चुनाव में जाना ही पड़ेगा, चुनाव होगा। ये बाद में ये चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं था, फिर अगले केस लड़ते रहेंगे, वो होते रहेंगे, तब तो चुनाव में तो जाएंगे। चुनाव होगा नहीं होगा, चुनाव करने का मनसा है नहीं है अभी का प्राइम मिनिस्टर का, ये फिर दूसरा सवाल होगा। लेकिन जब भी अगर चुनाव होगा, ये दोनों गुट, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों गुट हैं, प्रचंड माधव नेपाल गुट और केपी ओली गुट, दोनों को फायदा नहीं होगा।
दोनों को फायदा नहीं होगा। अभी फिलहाल ऐसा स्थिति है कि नेपाली कांग्रेस तो विपक्षी, वो भी फायदा लेने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन लेकिन अब इन दोनों को बहुत ज्यादा घाटा घाटा हो जाएगा। जो अपने 2 तिहाई की सरकार होते हुए भी सरकार नहीं चला पाए, तो इसकी वजह से इनको इनको तो दोनों तरफ को फायदा है नहीं, अपनी जगह है। अच्छा, मतलब आपका ले, कहने का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के आदेश को जारी रखता है और चुनाव होते हैं तो इसमें ओली और प्रचंड दोनों को नुकसान होगा। ये दोनों को जनता नुकसान है। जनता इनको भरपूर वोट शायद ना दे। लेकिन लेकिन फिर जनता के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो नेपाल कांग्रेस है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? भाई कौन कौन सरकार बना, चुनाव भी होगा तो सरकार बनाने की स्थिति में कौन आएगा? वही इसकी वजह, अब ये जो जनता ने जो विश्वास करके 2 तिहाई, लगभग 2 तिहाई वोट देके जो स्टेबिलिटी बनाई थी, बना के जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया था उस टाइम गठबंधन को, ये स्थिति अब मुश्किल है। इस टाइप से कोई स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जनता का मैंडेट भी आए तत्काल अगर चुनाव होगा तो। लेकिन अब बाद में अगर ये नहीं होता है, पार्लियामेंट रिवाइव हो जाता है, उसके बाद चुनाव बाद में होती है, तो फिर बात का स्थिति अलग हो सकता है। संसद भंग हुई है इसमें, और ये जो नेपाल में इस समय जो सियासी उठापटक चल रही है, इसमें चीन का कितना हस्तक्षेप? ये कोई बाहरी हस्तक्षेप उसका कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं लगता ये बाहरी, चीन का, ना चीन का ना भारत का। हर यहाँ हर हर किसी भी हुआ तो लंबे समय तक भारत का नेपाल में कुछ भी गवर्नमेंट गिरी, कुछ भी गवर्नमेंट आया, कुछ भी गया, कुछ भी हुआ, कोई एक मिनिस्टर भी बना तो भारत का आते बोलने का काफी लंबा समय से यहाँ चलन है। अभी पिछले समय चीन चीन भी बोल रहे हैं, क्योंकि चीन भी थोड़ा एक्टिव दिख रहा है मिलने में। पहले चीन उतना एक्टिव नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी जो ये अंदर, पहले भारत ज्यादा एक्टिव था, अब चीन भी है, ये अपनी जगह है। लेकिन फिर भी जो जो इतना लंबा ये खींचातानी जो चल रहा है, सब ये अंदरूनी पार्टीगत अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी भाग बंडा का खेल है। जो इसका सब तुम्हारे कर रहे हो, मेरा नहीं दे रहे हो, मुझे थोड़ा दो, तुम सब रख रहे हो। यही यही जो बात चल रही थी पार्टी के अंदर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, इसी की वजह से ये ज्यादा होते 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 हुए ये स्थिति आई है। इसमें कोई बाहर बाहर का हाथ है अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ये स्थिति गड़बड़ होती रहेगी, जब अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो रहेगा, तो बाहरी पक्ष तो हाथ डालेगा ही, डालने की कोशिश करेगा ही। उसमें इंडिया भी आएगा अपना रुख डालने के लिए, चीन भी आएगा, तो हम तो प्ले ग्राउंड बन जाएंगे। और आप अब प्ले ग्राउंड नहीं बनना चाहती नेपाली जनता? हम जरूर नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। जो भी चलिए। नेपाल को प्यार करता है, जो भी नेपाल को अच्छा सोचता है, वो प्ले ग्राउंड बनाना भी नहीं चाहेगा, ये भी है। जी जी जी। और इंडिया तो कभी भी नेपाल को प्लेग्राउंड नहीं बनाना चाहेगा। बीइंग इंडियन, हम लोग नेपाल जो है हम सहोदर हैं। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि नेपाल मजबूत नेपाल बने, अपने दम पर नेपाल खड़ा हो और नेपाल की सियासत अपने दम पर शासन चलाए। नेपाल के लोग, हमारे लोग अपना शासन ढंग से चलाएं, अच्छी तरीके से जरूर। चलाएं। जन स्तर में तो नेपाल और भारत की जनता का बहुत प्यार है, जन स्तर पे तो बहुत हुआ है। मैं भी बहुत साल भारत में रहा हूँ, इंडियन मीडिया में काफी समय काम किया है मैंने भी, है ना, वो अपनी जगह से। अ, वो तो हमारा एक रिलेशन तो है ही, लेकिन ये सियासी खेल जो होता है वो अलग होता है। तो ये सियासी खेल में न जाए, नेपाल में स्टेब्लिश हो, नेपाल के नेता लोग जो हैं अभी जो लड़ाई में है वो समझे ये चीज, तो यही आम नेपाली का चाहना ही होगा। चलिए, अच्छा अरुण जी, आपसे बहुत लंबी चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को मिली आपसे सुनने के लिए। और आप इस पूरे मसले पर निगाह बनाए रखिए, और जैसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें जरूर बताएंगे और अपनी व्याख्या फिर जरूर हमारे साथ करेंगे। नमस्कार, जरूर धन्यवाद। धन्यवाद।